दोस्तों, सोचिए जरा, अगर कोई प्रधानमंत्री अपने भाषण में यह कहे कि आज मैं जिंदा हूं, शायद कल ना रहूं, तो सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि भारत की आयरन लेडी कहे जाने वाली इंदिरा गांधी की असली आवाज थी। तारीख थी 30 अक्टूबर 1984। जगह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। हजारों की भीड़ के सामने मंच पर खड़ी थी इंदिरा गांधी। उन्होंने जनता से कहा, मैं जीवित रहूं या ना रहूं, जब तक मेरा खून बहेगा तब तक भारत जीवित रहेगा। यह शब्द ऐसे निकले मानो उन्हें आने वाले कल का आभास हो गया था। और सच में ठीक 27 घंटे बाद पूरा भारत सन्नाटे में डूब गया। 31 अक्टूबर की सुबह जब दूरदर्शन पर सलमा सुल्तान की मायूस आवाज गूंजी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अब नहीं रही, तो देश की धड़कनें थम गईं। इंटरनेट नहीं था, लोग अखबार और रेडियो से चिपके बैठे थे। हर तरफ अफवाहें थीं और शाम तक सच्चाई सामने आ गई। प्रधानमंत्री को उनके ही सुरक्षा गार्ड्स ने गोलियों से छलनी कर दिया। सवाल उठा, आखिर यह साजिश कैसे रची गई? क्यों अपने ही बॉडीगार्ड दुश्मन बन गए? और क्या सचमुच इंदिरा गांधी को अपनी मौत का पूर्वाभास पहले ही हो चुका था? कहानी शुरू होती है 1980 के दशक से। एक तरफ इंदिरा गांधी दिल्ली में सत्ता संभाल रही थी, दूसरी तरफ पंजाब खालिस्तान आंदोलन की आग में झुलस रहा था। यह आंदोलन नया नहीं था। 1929 में मास्टर तारा सिंह ने अलग राष्ट्र की मांग रखी थी और समय समय पर यह आंदोलन कमजोर पुख्ता होता रहा। लेकिन असली मोड़ आया जनरल सिंह भिंडरावाले के आने से। उन्होंने पंजाब के युवाओं को अपने धार्मिक भाषणों और अपील से जोड़ लिया। शुरुआत में आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, मगर जल्द ही इसमें हिंसा शामिल हो गई। हथियारों का जखीरा छिपाने के लिए उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना गढ़ बना लिया। इंदिरा गांधी इस बढ़ती समस्या से बेहद चिंतित थी। आखिरकार उन्होंने सेना प्रमुख जनरल अरुण श्रीधर वैद्य को बुलाकर लंबी चर्चा की और ऑपरेशन ब्लू स्टार की मंजूरी दे दी। जून 1984 में यह ऑपरेशन शुरू हुआ। सैकड़ों मिलिटेंट्स मारे गए, लेकिन सबसे बड़ा झटका था स्वर्ण मंदिर में इकट्ठे श्रद्धालुओं की भी मौत। माना जाता है कि लगभग 5000 से 7000 लोग मारे गए। इस घटना ने लाखों सिखों के दिलों में गुस्सा भर दिया। इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल जाकर मत्था भी टेका और दुख जताया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उन्हें यह समझ आ गया था कि इस फैसले की कीमत उन्हें भारी पड़ेगी। उन्होंने 15 अगस्त 1984 को लाल किले से भाषण देते हुए कहा, कुछ लोग धर्म और जाति के नाम पर देश को चोट पहुंचाते हैं, यह हमारी कमजोरी है। शायद तभी उन्हें महसूस हो गया था कि उनकी जिंदगी पहले जैसी सुरक्षित नहीं रही। खालिस्तान समर्थक गुटों के दिल में इंदिरा गांधी के लिए नफरत चरम पर थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तुरंत सुझाव दिया कि उनकी सुरक्षा से सिख गार्ड्स को हटाया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, क्या हम एक सेक्युलर देश नहीं हैं? धर्म के नाम पर भेदभाव कैसे कर सकते हैं? यह उनका सबसे बड़ा फैसला और सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। अब कहानी पहुंचती है उस गुप्त साजिश तक जिसने प्रधानमंत्री की जिंदगी खत्म कर दी। इस षड्यंत्र में 4 नाम सामने आए, बेअंत सिंह, सतवंत सिंह, कहर सिंह और बलबीर सिंह। 31 अक्टूबर की सुबह बेअंत और सतवंत ने मिलकर इंदिरा गांधी पर गोलियां बरसाईं। मौके पर ही बेअंत मारा गया, सतवंत पकड़ा गया। जांच में पता चला कि इस योजना को कई हफ्तों तक गुप्त रूप से तैयार किया गया था। दरअसल ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बेअंत सिंह का नजरिया पूरी तरह बदल गया। वह अपने अंकल कहर सिंह के पास जाता और उनके गुरुद्वारे में कथा सुनता। एक दिन वह रो पड़ा तो कहर सिंह ने कहा, रो मत, बदला ले। तभी से बेअंत ने ठान लिया कि अब इंदिरा गांधी को खत्म करना है। सितंबर 1984 में बलबीर सिंह भी इस प्लान का हिस्सा बन गया। दोनों प्रधानमंत्री आवास में तैनात थे और वहीं पर पंजाब की हालत पर बातें होती रहती थी। फिर आया वह प्रतीक,
जिसने साजिश को और पुख्ता कर दिया। एक दिन पीएम आवास के एक पेड़ पर बाज आकर बैठा। सिख परंपरा में बाज को गुरु गोविंद सिंह का प्रतीक माना जाता है। बेअंत और सतवंत ने इसे गुरु का संदेश मान लिया। उसी पल उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मिशन को अंजाम देना ही है। इसके बाद लगातार गुप्त मुलाकातें होती रहीं। 30 अक्टूबर को सतवंत ने अपने साथी कांस्टेबल से ड्यूटी बदलवाई। बेअंत ने भी शिफ्ट बदल ली। और फिर आई 31 अक्टूबर 1984 की वह सुबह जिसने भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। जैसे ही इंदिरा गांधी अपने घर से पैदल ऑफिस की ओर बढ़ी, बेअंत सिंह ने अचानक अपनी रिवॉल्वर निकाली और फायर कर दिया। गोली लगते ही इंदिरा गांधी गिर पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, देख क्या रहा है, गोली चला। और फिर सतवंत ने अपनी कार्बाइन से गोलियों की बौछार कर दी। सिर्फ 25 सेकंड में दोनों ने मिलकर 33 गोलियां चलाईं, जिनमें से 30 इंदिरा गांधी को लगी। प्रधानमंत्री जमीन पर लहूलुहान पड़ी थी। सोनिया गांधी को शुरू में पटाखों की आवाज लगी, लेकिन जब भागकर पहुंची तो दृश्य देखकर सन्न रह गई। इंदिरा गांधी को तुरंत AIMS ले जाया गया। 80 बोतल खून चढ़ाया गया, लेकिन दोपहर 2:20 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भारत की राजनीति ने अपना सबसे दर्दनाक मोड़ देखा। प्रधानमंत्री की हत्या के बाद पूरे देश में भूचाल आ गया। एक तरफ राजीव गांधी को तत्काल प्रधानमंत्री बनाया गया, वहीं दूसरी ओर देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। हजारों निर्दोष लोगों की जान गई। दिल्ली की सड़कों पर आग और खून ही खून था। भारत जैसे लोकतंत्र में ऐसा दृश्य हर किसी के दिल को दहला देने वाला था। पुलिस ने इस मामले की तेजी से जांच शुरू की। मौके से सतवंत सिंह को गिरफ्तार किया गया, जबकि बेअंत वहीं मारा गया। कुछ ही दिनों में कहर सिंह और बलबीर सिंह को भी हिरासत में ले लिया गया। मुकदमा चला और निचली अदालत ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन बचाव पक्ष में देश के बड़े वकील राम जेठमलानी, PN लेखी और RS सोढ़ी खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और वहां बलबीर सिंह को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया। कोर्ट ने पुलिस की दलीलों को कमजोर बताया, लेकिन सतवंत और कहर सिंह की फांसी बरकरार रखी गई। कई बार तारीख टली, यहां तक कि ब्लैक वारंट जारी होने के बाद भी, लेकिन आखिरकार 6 जनवरी 1989 को सुबह 6 बजे दिल्ली की तिहाड़ जेल में दोनों को फांसी दे दी गई। लेकिन क्या इससे हालात सुधरे? नहीं। पंजाब में आतंकवाद और भी बढ़ गया। सिमरनजीत सिंह मान ने जेल से पार्टी बनाई और चुनाव में बेअंत सिंह की पत्नी विमल कौर और पिता सुच्चा सिंह भी सांसद बने। यह दिखाता है कि राजनीति में किस तरह भावनाओं और आक्रोश को भुनाया गया। दोस्तों, सवाल यह है कि अगर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या नहीं हुई होती, तो क्या आज भारत की राजनीति कुछ और होती? क्या वे सच में भारत की सबसे मजबूत और दूरदर्शी नेता थीं? इसका जवाब हर भारतीय के दिल में अलग अलग होगा। अगर आपको यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर भारतीय तक यह सच्चाई पहुंचे। और हाँ, ऐसी ही अनसुनी और अनकही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास वाली घंटी दबाना मत भूलिए।